केरला के एक डिस्ट्रिक्ट में मॉक पोल में जो 4 वोट बीजेपी को जा रही है और एक वोट कांग्रेस को या अन्य किसी पार्टी को जा रही है, जो कि मॉक पोल में ही पूरा फेल हो चुका था, जबकि प्रेजेंटेशन के तौर पर बीजेपी को वहाँ वोट नहीं दिया जा रहा था, फिर भी ऐसा हो रहा था। दूसरा इसके साथ में यह भी था कि आप लोगों ने देखा होगा कि ईवीएम में उसमें और पार्टी के जो सिंबल्स थे उनको बहुत छोटे छोटे कर दिए थे, जिनको लेकर के डीएम के पास में वहाँ पर लोकल पार्टी और नेशनल पार्टीज कांग्रेस पार्टी जाकर के अपना ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया कि क्या कारण है कि सारे के सारे जितने चुनाव हो रहे हैं उनमें इलेक्शन कमीशन ही हर जगह सही होता है। क्या कारण है कि ये डीआर की जो रिपोर्ट में 2019 का जो लोकसभा के सारे लोकसभा सीटों पर कम वोट डाली जाए ज़्यादा निकलती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के जो वोट की पोलिंग है, जो पिटीशन अभी पेंडिंग है और चल भी रही है डेटा डिफरेंसेस को लेकर के, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन देकर के कोर्ट की मुझे झाड़ न पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि सारे चीज़ों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब प्रश्न है हमारा आपसे कि चुनाव आप फेयर और फ्री तरीके से कैसे कंडक्ट कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस के माध्यम से यह बोलने की, जवाब देने की, अपनी तारीफ करने की कोशिश किया कि हमारे पास यही प्रोसेस है और इसमें कोई भी टेम्परिंग होने के चांसेस नहीं है। पर ये सारे उदाहरण यह साबित करते हैं कि जितना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था सबका सब डेटा गलत है और कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को लेकर के उनसे बार बार प्रश्न करता रहा, उनके पास कोई परफेक्ट जवाब नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना निचले स्तर तक जा सकते हैं, पूरा भारत देश की जनता इन पर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकती है। इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े लेवल पर एक्शन लिया, उसके बावजूद भी चंडीगढ़ के इलेक्शन कमीशन पर कोई भी जवाब नहीं लिया। लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम संदेह के घेरे में है। लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग ईवीएम पर खड़े होने वाले सवालों का एक भी ठोस जवाब नहीं दे पा रहा है। 16 अप्रैल और 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी हुई कि आखिर ईवीएम कैसे हैक हो रही है और क्या वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान ईवीएम के वोटों से हो सकता है या नहीं। इसको लेकर लगातार चर्चा हुई। देश भर से लोग ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से 16 अप्रैल और 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर जो सुनवाई हुई, चर्चा हुई, उसमें क्या कुछ हुआ, इसको विस्तार से बताइए। और जो सवाल खड़े हुए चुनाव आयोग से, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, वो कौन कौन से सवाल थे जिनका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया है, इसके बारे में बताएं। पहले तो मैं आपके देश, सारे भारत देश के दर्शकों को आपके माध्यम से मैं नमस्ते करता हूँ। देखिए, चुनाव की लड़ाई, ईवीएम की लड़ाई जहाँ शुरू हुई थी वहीं पर अभी भी खड़ी है। कल लास्ट कंक्लूजन में भी जो हुआ उसमें भी बात करना चाहते हैं, किन किन चीज़ों पर डिबेट हुई उस पर भी बात करना चाहता हूँ। कोर्ट में किन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलाई किया है, किन चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने बोला है, किन चीज़ों को लेकर के अपोजिशंस के जो वकील थे मनिंदर सिंह जी, उन्होंने उसका रिप्लाई दिया। अब आ रहा हूँ एक तरफ से। पहला पॉइंट शुरू था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शंस को कंडक्ट कर रहा है, पूरे भारत देश से 140 करोड़ की आबादी जितनी है, वो 140 करोड़ की आबादी ये नहीं इंश्योर पर कर पा रही है कि हम सारे लोग वोटर्स जो वोट देते हैं किस स्पेसिफिक व्यक्ति को जा रहा है, किस पार्टी को जा रहा है, इंडिपेंडेंट को जा रहा है कि किसी और को जा रहा है। और हर जगह कहीं न कहीं पर यह देखने की आवश्यकता होती है कि हर जगह जो वोट जाती है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही क्यों जाती है। प्रश्न नंबर 1 था। ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस खन्ना साहब ने हम लोगों से पूछा, पटिशनर्स जितने थे, 4-5 लोग थे, उन लोगों से यह पूछा गया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि 140 करोड़ की जनता ईवीएम से संतुष्ट नहीं है। इस चीज़ का जवाब में हम लोगों के पास सीधा रिप्लाई यह था कि इन मध्य प्रदेश, इन छत्तीसगढ़, राजस्थान में 15,000 कंप्लेन विच आर द पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोर्टल्स। इट इज़ द इंश्योर्ड, ये इंश्योर कर रही है कि बहुत सारी कंप्लेन जो है, तो बहुत सारे भारत देश की जनता इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में ईवीएम को लेकर के असंतुष्ट है। इसका ए पॉइंट था। इसी का पॉइंट नंबर बी था, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि ऑनलाइन और फिजिकल कंप्लेंट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पोर्टल्स को, यानी जो उनका टोल फ्री नंबर है कंप्लेन का, उसको कहीं न कहीं पर डाउन कर देते हैं या उसमें कॉल रिसीव करना कम कर देते हैं। इसी का पॉइंट नंबर सी,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कंप्लेंट्स पेंडिंग थी उसमें एक कॉमन ऑर्डर्स पास कर देती है, जिसमें यह कह देती है कि भारत देश में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव को लेकर के आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। अब वो कॉमन ऑर्डर, जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए थे उनमें बहुत सारी कंप्लेंट्स थी और उन्होंने कॉमन ऑर्डर सारे एप्लीकेशंस में फाइल कर दिया। अब इसके साथ में यह स्पष्ट हो गया कि आपने कुछ तो किया नहीं, अब हम आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कोर्ट जाएं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह नहीं कह सकता, और ऑनरेबल कोर्ट को हम लोगों ने इस बात से संतुष्ट करने की कोशिश किया है कि ये विभिन्न राज्यों में, भारत देश के लगभग 30 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सारे में विभिन्न विधानसभा के चुनाव के लेवल पर, लोकसभा के चुनावों के लेवल पर पोर्टल में विभिन्न तरह की एप्लीकेशंस आती हैं। और इलेक्शन कमीशन इसके साथ में बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब्स में, बहुत सारे फेसबुक में, बहुत सारे इंस्टाग्राम में, और इसी के साथ में ट्विटर में लोग विभिन्न तरह के अपना अपना मत व्यक्त करके यह इंश्योर करते हैं कि हम ईवीएम से संतुष्ट नहीं है। ये पॉइंट नंबर पहले का ये जवाब था। अब आ रहा हूँ दूसरे पॉइंट पर। हम लोगों ने बोला कि हम लोग वीवीपैट की, ये हमारी प्रेयर खुद की थी, ये मैं अपनी प्रेयर बोलना चाह रहा हूँ। हमने यह बोला कि हमारा जो चुनाव भारत देश का है उसमें 3 कैटेगरी के चुनाव को हमने डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है कि जो लोग वोटर्स हैं, दूसरी कैटेगरी है कि जो कैंडिडेट्स हैं, तीसरी कैटेगरी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। पहली कैटेगरी जो मैंने वोटर्स को बोला है, वोटर वो 4 तरह के हैं। पहला वोटर वो है जो ग्रामीण एरियाज़ का है, लगभग 70% वोटर विच आर बिलोंग फ्रॉम द विलेज एरियाज, ये इलेक्शन कमीशन कहता है, ध्यान रखना। अब उसमें बहुत सारे लोग वो इन्हीं में से, वोटरों में से, वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पर नहीं जानते पर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, अवेयर भी हैं। वो कहते हैं कि हम ईवीएम में 17 सेकंड, जो 15 सेकंड का टाइम है उसमें सिर्फ 7 सेकंड का डिस्प्ले का टाइम हमें मिलता है। उस 7 सेकंड, ये हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क, तो उसमें हम 7 सेकंड में सारी चीज़ों को इंश्योर नहीं कर पाते। हम लोगों ने दलीलें, मैंने अपनी दलील दिया कि लॉर्डशिप्स, ये बहुत सारे लोगों की आइज़ कमज़ोर है, बहुत सारे लोग ग्लास लगाते हैं, चश्मा का यूज करते हैं, उनकी आंखों में इतना जल्दी से 7 सेकंड सफिशिएंट टाइम नहीं होता है, इसलिए इसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना आवश्यक है। इसी के साथ में जो वो ग्लास की थिकनेस है, ग्लास, उसमें जो ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, जबकि वो ब्लैक ग्लास यूज किया गया है, वो ब्लैक ग्लास की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश किया कि जैसे कोर्ट में ये ग्लास लगाए गए हैं तो इसका 2 ही यूज हो सकता है, या तो हम बाहर की चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से देखने के लिए, या तो ये ज़्यादा मोटा और ब्लैक करने का मतलब है कि लाइट बाहर से न आए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस वाले वीवीपैटों में, जितने भी वीवीपैट्स हैं, उन वीवीपैटों में इतना मोटा ग्लास लगाने का रीज़न बताए थोड़ा, तो उसका कोई भी जवाब उन्होंने अपने तरीके से, जो इलेक्शन कमीशन ने दिया, उन्होंने बोला कि देखिए वीवीपैट में जो ये ग्लास लगाए गए हैं वो ग्लास परमानेंट है और उनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक, तो यह कोई जवाब नहीं होता है। तो यह दलील थी कि 2019 से पहले जब ट्रांसपेरेंट ग्लास, पतला ग्लास लगाया जाता था, तब आप उसमें क्यों, इलेक्शन कमीशन दूसरा थोड़ी था, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको तो बार बार चीज़ों को नहीं बदलना चाहिए। तो इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया है, ध्यान रखना, इसमें उनका कोई जवाब नहीं आया है। अब वोटर नंबर 2 आ रहा हूँ मैं। वोटर नंबर 2 वो वाले हैं जो बहुत सारे टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, लाइक वाइज देम यू हैव डन द बीटेक, एमटेक, समथिंग देयर, जिनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है। तो मैंने बोला लॉर्डशिप्स, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिस्क्लोज इन द पब्लिक डोमेन्स। जो ईवीएम है, जो वीवीपैट है, उनकी सर्किट, उनकी सीपीयू, उनकी एलईडी, जितनी भी चीज़ें हैं उसको पब्लिक डोमेन में नहीं यूज करती है, न ही पब्लिक को देती है। विच ईवीएम्स नंबर्स टू बी यूज्ड इन पर्टिकुलर पूल बोथिंग, ये इसमें बूथ पूल लेवल पर कौन सी ईवीएम, कौन से वीवीपैट यूज किया जा रहा है, इसका भी डिस्क्लोजमेंट नहीं होता है। इसलिए भारत देश के जनता, जो पढ़े लिखे, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित बच्चे हैं, वो इससे इंश्योर करना चाहते हैं कि इसका भी डिस्क्लोजमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम इन सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन पर रखते हैं। तो हमने बोला कि बहुत सारी रिपोर्टें अभी कह रही हैं कि लगभग साल भर से आप किसी भी इलेक्शन कमीशन की पिटीशन का जवाब आप नहीं दे पा रहे, उसका कारण भी आपने अभी तक नहीं बताया। इलेक्शन कमीशन इस मामले का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई है और न के बराबर उनका ये जवाब है। हमने बोला लॉर्डशिप्स, इसी के साथ में एक थर्ड ग्रुप भी है जो वोट तो कम करता है पर उसको हर चीज़ का लगभग नॉलेज, पॉलिटिकल भी नॉलेज होता है, कौन सी पार्टी को कितना वोट मिलेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ईवीएम, वीवीपैट किस में प्रॉब्लम है, वो सब में बात कर लेता है। वह भी इसी से परेशान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीवीपैट की पर्ची से
जो वीवीपैट में पर्ची स्टोर्ड होती है, फॉल डाउन होती है, वही पर्ची सारे वोटरों को दे दिया जाए, तो ये सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है। मुझे लगता है कि नोबडीज कैन बी रेज द क्वेश्चन अगेंस्ट देयर कि आपका थिकनेस ग्लास है कि मोटा ग्लास है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं है, कि ईवीएम कैसी है कि वीवीपैट कैसी है, और उसी चीज़ को आप काउंट करा लीजिए। तो इसमें उन्होंने कोर्ट ने रिलाई किया। फिर उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका रिप्लाई में यह बोलता है कि देखिए, यदि मैं उस चीज़ को ईवीएम की जो वीवीपैट की मशीन है, उस मशीन से मैं बार बार प्रत्येक वोटर को 1 बाय 1 करके मैं यदि पर्ची जो उसमें फॉल डाउन होती है, गिरती है, स्टोर्ड होती है, उसको देता हूँ, तो इलेक्शन कहीं न कहीं हर बार बंद होगा और इसके साथ में ईवीएम अपने आप स्टॉप हो जाएगी, काउंटिंग अपने आप नल और शून्य हो जाएगी। हर बार यह करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यह दलील थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज जिन चीज़ों को लेकर के आई है, वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यह बताने की भी कोशिश करे कि वो क्या करने के लिए यहाँ आई है। क्या जनता को इंश्योर करने के लिए आई है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद में अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए आई है। देखिए, उनकी रटी रटाई बातें थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाले पूरा दिन भर वही चीज़ों को करते हैं, रटी रटाई इंग्लिश में, और अपनी स्पीच दिए। अब इसके साथ में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्शन कमीशन का जो मैंने आपको 3 भागों में विभाजन किया था, वो इसका 3rd पार्ट था। अब आ रहा हूँ 2nd पार्ट ऑफ द मेन बॉडीज में। उसमें मैंने बोला कि देखिए, कैंडिडेट के बारे में बात किया, जिसमें कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और इसके साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। भारत देश में लगभग 7 पार्टीज अभी नेशनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, और लोकल लेवल पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चुनाव को कंटेस्ट करते हैं, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। मैंने इस पे बोला कि ये लोग भी इंश्योर्ड नहीं है कि यदि मैं इंडिविजुअल लेवल पर कैंडिडेट हो, तो वो कैंडिडेट कई किसी पोलिंग पर वोट नहीं पा रहा है, एक भी नहीं पाता है, तो क्या वो कहता है कि मैं तो वोट दिया हूँ अपना, तो क्या इसमें ईवीएम की गड़बड़ी है, या उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें पर्टिकुलर जवाब यह कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी इसमें कोई संभावनाएं ईवीएम के माध्यम से नहीं है। तो फिर माध्यम में जब ईवीएम से नहीं संभव है, तो फिर इसका मतलब जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो झूठ बोल रहा है। उनका कहने का मतलब ये है। इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शंस है, बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट का जो सेक्शन 57 के आसपास में है, उसमें स्पष्ट लिख दिया कि यदि डिस्प्यूट का मैटर होता है, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमने वोट दिया आपको नहीं मिली, इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, वीवीपैट कहती है, जो दिखा रही है कि नहीं फलाने को आपने दिया है, और कुछ कहती है, तो उस डिस्प्यूट की कंडीशन में ईवीएम में जो चीज़ें लिखी हैं, जो डिस्प्ले में है, वही चीज़ मानी जाएगी। तो डिस्प्यूट में भी ये मान रहे हो आप। इलेक्शन के दौरान पर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, वो खुद कहता है कि मैंने अपना वोट दिया और उसका वोट डिस्प्ले में नहीं हो रहा है, या एक भी वोट नहीं पाता है, तो भी आप नहीं मान रहे हो। इसी के साथ में हम लोगों ने दूसरी दलीलें पेश की। एडीआर की जो रिपोर्ट थी, द बायर की जो क्विंट की वगैरह की रिपोर्ट थी, 2019 में बहुत सारे लोकसभा इलेक्शनों में ज़्यादा कम वोट डाली गई मॉक वोट में, और कैसे ज़्यादा वोट आई। और कल ही आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, केरला के एक डिस्ट्रिक्ट में मॉक पोल में जो 4 वोट बीजेपी को जा रही है और एक वोट कांग्रेस को या अन्य किसी पार्टी को जा रही है, जो कि मॉक पोल में ही पूरा फेल हो चुका था, जबकि प्रेजेंटेशन के तौर पर बीजेपी को वहाँ वोट नहीं दिया जा रहा था, फिर भी ऐसा हो रहा था। दूसरा इसके साथ में यह भी था कि आप लोगों ने देखा होगा कि ईवीएम में उसमें और पार्टी के जो सिंबल्स थे उनको बहुत छोटे छोटे कर दिए थे, जिनको लेकर के डीएम के पास में वहाँ पर लोकल पार्टी और नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी जाकर के अपना ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने बोला ये पैनोरमा का जो हम लोगों ने आर्टिकल छापा था, इसको दिया था। पैनोरमा के आर्टिकल्स के साथ में उसमें कुछ वीडियोस भी लोगों ने हम लोगों को शेयर किया था, क्योंकि सबको पता था कि पिटिशनर कौन है, तो वो सारे लोगों ने उसको भेजा और उसके माध्यम से हम लोगों ने प्रेजेंट किया। तो उन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज़ को बोला कि आप इसको वेरीफाइड करके मुझे बताइए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि पैनोरमा की जो ये रिपोर्ट आई है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो सकता है गलत हो, और ये बाय मिस्टेक हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने इस प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाया। तो मेरे प्रश्न फिर लास्ट में रहे उनसे कि क्या कारण है कि सारे के सारे जितने चुनाव हो रहे हैं उनमें इलेक्शन कमीशन ही हर जगह सही होता है,
क्या कारण है कि ये डीआर की जो रिपोर्ट में 2019 का जो लोकसभा के सारे लोकसभा सीटों पर कम वोट डाली जाए ज़्यादा निकलती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के जो बोर्ड की पोलिंग है, जो पिटीशन अभी पेंडिंग है और चल भी रही है डेटा डिफरेंसेस को लेकर के। इसी प्रकार से मैंने और भी चीज़ों को पूछा कि आज करंट का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और शंकराचार्य का एक बहुत अच्छा फिलॉसफी का एक दोहा था जिसमें डुअलिज्म उनको कहते हैं, द्वैतवाद, आप लोगों ने फिलॉसफी पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेड टुडेस इट इज़ द सीन हियर कि केरला की जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर आप खुद देखिए कि ऐसा दिख रहा है। वो उन्होंने इसी चीज़ से उस बात को खारिज किया कि बाई मिस्टेक हो सकता है, बाई डिफ़ॉल्ट हो सकता है। इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर हम बात करें 16 तारीख की, 16 अप्रैल को भी करीब 3 घंटे के आसपास सुनवाई हुई, तब भी यही सारे सवाल थे चुनाव आयोग के, तब भी यही सारे जवाब थे। 18 अप्रैल को करीब 11 बजे सुनवाई शुरू होती है, 4:30-5 बजे तक सुनवाई चलती है। चुनाव आयोग आखिर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का कोई वाजिब जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या इसलिए कि उसके पास कोई ठोस जवाब है ही नहीं? वो सिर्फ चाहता है कि सुनवाई होती जाए, दलील पर दलील चलती रहे और देश की जनता भ्रम में रहे। अगर जिस दौरान हम बात कर रहे हैं, आज पहले चरण का मतदान हो रहा है 102 सीटों पर, और मतदान भ्रम में हो रहा है। जनता को ईवीएम पर विश्वास है नहीं, जनता कह रही है हमको बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ या फिर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कराओ, वो संभव हो नहीं पा रहा है। ये किस प्रकार की सुनवाई हो रही है? जनता को भ्रम में डाल रहा है क्या चुनाव आयोग? चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना चाहता है सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन दे करके कि कोर्ट की मुझे झाड़ न पड़े, इसलिए भी आया था वो। और दूसरा उसको यह भी दिखाना था कि वकील जो पिटिशनर्स थे, सारे पिटिशनरों ने नोटिस कराया, तो इसलिए वो आया। इसके साथ में वो यह भी दिखाना चाह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने बुलाया तो मैं नहीं आया, मैं कोर्ट के बुलाने में मैं आता हूँ, मतलब ये शो करना चाहता है। पर उनके पास इन सारे दरमियानों पर कोई ठोस सबूत, चुनाव कैसे कराए जाए, कोई प्लानिंग नहीं थी। चुनाव में कैसे रिजल्ट को डिस्क्लोज किया जाए, उसको लेकर के कोई वाजिदा उनका उचित उत्तर नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि सारे चीज़ों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब प्रश्न है हमारा आपसे कि चुनाव आप फेयर और फ्री तरीके से कैसे कंडक्ट कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस के माध्यम से यह बोलने की, जवाब देने की, अपनी तारीफ करने की कोशिश किया कि हमारे पास यही प्रोसेस है और इसमें कोई भी टेम्परिंग होने के चांसेस नहीं है। पर ये सारे उदाहरण यह साबित करते हैं कि जितना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था सबका सब डेटा गलत है, और कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को लेकर के उनसे बार बार प्रश्न करता रहा, उनके पास कोई परफेक्ट जवाब नहीं है। सवाल देश की जनता ये पूछ रही है कि पहले जब लोग वोट डालने जाते थे तो 15 सेकंड तक लाइट जलती थी, अब वो 7 सेकंड तक क्यों जलती है? उसको 15 सेकंड कर दो। लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले जब हम मतदान देने जाते थे तो शीशा काला नहीं होता था, इतना थोड़ा हल्का शीशा होता था जिसमें वो अपने मतदान को देख पाते थे कि हाँ किस पार्टी को, किस चुनाव को, सिंबल को वोट दिया है। अब वो देख ही नहीं पा रहे। इसमें बदलाव करने में क्या दिक्कत आ रही चुनाव आयोग? चुनाव आयोग का उदाहरण जब चुनाव आयोग ने अपनी इन सारी चीज़ों को लेकर के जवाब दिया है, तो हम लोगों ने चंडीगढ़ के चुनाव का बहुत अच्छा उदाहरण दिया उनको। चंडीगढ़ का चुनाव पूरा भारत देश देखता रहा है। एमसीडी के चुनाव में आप लोगों ने देखा दिल्ली के, इसका भी पूरा भारत देश तमाशा देखता रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने वीवीपैट जो स्लिप थी वोट काउंटिंग बैलेट बॉक्स की, उसको लेकर के आए और यहाँ पर वो सारी चीज़ों की वोट की काउंटिंग हुई। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना निचले स्तर तक जा सकते हैं, पूरा भारत देश की जनता इन पर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकती है। इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े लेवल पर एक्शन लिया, उसके बावजूद भी चंडीगढ़ के इलेक्शन कमीशन पर कोई भी जवाब नहीं लिया और नहीं उसके ऊपर कोई लिया है। एक और सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर मान लीजिए कोई धांधली कर रहा है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है कोई अधिकारी, तो कार्रवाई करने के लिए आपके पास क्या ठोस नीति है चुनाव आयोग के पास? इसका भी उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। देखिए, इसका उनके पास ना कोई जवाब है, क्योंकि वो सारे के सारे इसमें सारे चुनाव में लिप्त हैं और गड़बड़ियों के मामले में वो सारे लोग एक कहीं पर एक केंद्रित हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने यह भी बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना एफिडेविट दे कि पूरे भारत में जितनी भी गड़बड़ियाँ नहीं होंगी, मतलब किसी प्रकार की गड़बड़ियाँ नहीं होती हैं, और यदि होती हैं तो इसके लिए हम जवाबदेह होंगे। उसको लेकर के भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई जवाब के सवालों का जवाब है नहीं चुनाव आयोग के पास। और जो लोग याचिका दायर कर रहे हैं उन पे तो कल कह रहे थे इन पे सुप्रीम कोर्ट से कि फाइन लगाइए, कोई भी ऐसे चला आएगा याचिका लगा देगा ऐसे ही, तो इस पर सुनवाई थोड़ी हो जाएगी। मतलब डराने का काम कर रहा है एक तरीके से चुनाव आयोग। देखिए, सॉलिसिटर जनरल ने भी इस चीज़ को बोला है, एसजी ने भी बोला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को बोला है। हम लोगों ने खुलेआम बोला है कि एक्सप्रेशन है हम लोगों का, आप कुछ मत करिए, जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है आप उसको 2 प्रिंट करिए। एक प्रिंट अपने पास यदि आप रखना चाहते हैं तो उसको बैलेट बॉक्स उसमें रखिए, अपने जो उसका वीवीपैट की बॉक्स है,
और एक आप कैंडिडेटों को जितने वोटर्स हैं उनको दे दीजिए। जब इतना आप कर देंगे तो आपसे कोई भी बात करने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या नहीं है। पर इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें मनिंदर सिंह ने भी अपना रिप्लाई दिया, स्टेटमेंट दिया। तो मैंने बोला इट इज़ नॉट मैटर ऑफ द पर्टिकुलर हिम और दिस दैट, दिस इज द मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज द मैटर ऑफ द 140 करोड़ पीपल्स। यू आर ऑलरेडी द वोटर ऑफ इंडिया, नॉट आई एम, नॉट you are entire including this honorable is also voter of the India. So how can you show कि दिस माई वोट इज़ द कॉस्टिंग पर्टिकुलर पार्टीज, पर्टिकुलर सिंबल्स, पर्टिकुलर थिंग्स? ये कैसे आप श्योर करोगे? ये मामला इसका है। आप दलीलें देने के लिए कुछ भी देश को गुमराह करना है। इलेक्शन कमीशन के लिए मैंने यह भी बोला कि इलेक्शन कमीशन आएंगे और चले जाएंगे देश में। ध्यान रखना है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आपकी और हम सब की, पूरे देश की जिम्मेदारी है। जीतना हारना एक अलग विषय है, कोई भी पार्टी आएगी, जीतेगी, हारेगी, दिस इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मैटर। सिर्फ और सिर्फ इंश्योर। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए तो पूरा देश ये बात सवाल खड़े कर रहा था कि ईवीएम है कोई है। कई जगहों पे ईवीएम शमशान घाटों में पाई जा रही है, कई जगह पे ईवीएम दिन भर वोटिंग हुई फिर भी वो चार्ज पाई जा रही है। तमाम लोग तो ऐसे भी थे, कुछ प्रत्याशी थे जिन्होंने कहा कि मुझे मेरा वोट नहीं मिला। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं ना, इसीलिए मामला कोर्ट तक पहुंचा। फिर भी चुनाव आयोग मूर्ख बना रहा है। करेक्ट, आपके पॉइंटों का मैंने वहाँ पर प्रेयर भी किया है कि जो वीवीपैट, जो भी ईवीएम और वीवीपैटों में जो बैटरी लगाई जाती है, उस बैटरी का नंबर और जब चुनाव ख़त्म होता है उस बैटरी कितने % पर बची है, जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में लिखा जाना श्योर करने की आवश्यकता है। इसी के साथ में कौन से सीरियल नंबर की ईवीएम से को आपने क्रॉस एग्जामिन किया है, वह भी जो इनका फॉर्म होता है 20, उसमें ये लिख करके श्योर करें कि इन ईवीएम्स को रेंडमली जो हम लोग क्रॉस वेरीफाइड करते हैं 5% वोट के लिए, जिसमें उन्होंने बोला कि 96 वोट हम उसमें क्रॉस वेरीफाइड करते हैं, तो उसको भी ये कराएं और वो भी दें। कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कोई प्रॉपर रिप्लाई अपनी नहीं दे पाया है। जो है सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या लगता है अभी अगर जिस तरह से सुनवाई हुई, सवाल जवाब जो सुप्रीम कोर्ट आपके वकीलों के बीच और चुनाव आयोग के बीच में हुए और जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे चुनाव आयोग से, इस दौरान अगर हम ये बात करें कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ये तो अब संभव है ही नहीं इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में। क्या ये हो सकता है कि विपक्ष, इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता और आप जैसे वकील जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान ईवीएम के वोटों से हो? ऐसा हो सकता है कि चुनाव आयोग आने वाले 1-2 चरणों के बाद ये फैसला दे सुप्रीम कोर्ट कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान अब इन चरणों में होगा और ये अनिवार्य कर दिया जाए? आपने जो बोला था एडीआर की पूनम अग्रवाल जी एक बड़ी पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि सर यदि बाय द वे ऐसा नहीं होता हुआ लग रहा है 2 बजे के आसपास कि इस फर्स्ट फेज में यानी आज जो चुनाव हो रहा है, यदि वीवीपैट की स्लिप जो है वो नहीं काउंट करने के लिए 100% कोर्ट नहीं रेडी, इलेक्शन कमीशन नहीं मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो नेक्स्ट 2nd 3rd फेज में उसको रखने के लिए आप लोग दलील दीजिए। हमने इस चीज़ को रखा हुआ है। कोर्ट क्या अप्लाई करती है ये तो अभी ऑर्डर रिजर्व है। पर आपके साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर हमने उससे बोला भी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द नॉट अ पार्ट ऑफ द एट प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट रूलिंग पार्टीज, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू आर नॉट डूइंग एज वेल एज विच आर द पीपल आर नॉट इंश्योर्ड। आप उस चीज़ को करके दिखाइए। ये सारी बातें बोले नहीं हमारा ये मशीन कैलकुलेटर है, फ्लैश मेमोरी है, हम उसमें फिक्स करते हैं, चिप में जो ईवीएम होती है ईवीएम में फिक्स करते हैं ले जा करके सिंबल्स, फला सिंबल नंबर सो एंड सो, तो उसको लेकर के भी इनके पास कोई ठोस जवाब और ठोस नीतियाँ नहीं थी। पारदर्शी चुनाव हो नहीं पा रहा। अब मैं आ रहा हूँ सीधा जिस मामले को लेकर के पूरे देश को इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया। एक फॉर्म 17A होता है, एक फॉर्म 17A होता है, एक फॉर्म 17C होता है। देखिए हम लोग भी फॉर्म 17A 17C के बारे में चुनाव तो लड़े नहीं है, फादर वगैरह लड़ना एक अलग विषय है। फॉर्म 17A में इन्होंने बोला कि इसमें पूरा डेटा होता है। कोर्ट ने इस चीज़ को पूछा हाउ कैन यू इंश्योर कि हाउ मेनी वोटर्स आर कैम इन द पोलिंग बूथ, कितने लोग आ रहे हैं, कैसे हम काउंट करें? तो उन्होंने बोला फॉर्म 17A होता है जिसको हम रजिस्टर में वो सारी चीज़ों को काउंट करते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद ये कोर्ट ने बोला कि ये कितनी वोट पड़ी प्रॉपर तरीके से, कितने रिजेक्ट हुई। भाई बहुत सारे लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि ईवीएम की बटन ना प्रॉपर चली हो तो रिजेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने इसको लेकर के उन्होंने बोला कि फॉर्म 17C होता है जिसमें यह होता है कि इतनी टोटल वोट पड़ी है, टोटल वोट पड़ी है। अब उसको इन्होंने कोर्ट को पूरा गुमराह कर दिया। हम लोग भी थोड़ा सा जल्दी में नहीं समझ पाए, पर जैसे ही लंच के बाद हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर देखा फॉर्म 17(1)A, फॉर्म 17A जो होता है इट इज़ नॉट डिस्क्लोज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखने का विषय है। कितने वोटर आए हैं आप लोग देखते होंगे जो चुनाव लड़ते हैं, जो वोट भी डालते हैं 18 साल से ऊपर वाले,
वो रजिस्टर होता है और ये 1 बाय 1 करके कौन कौन से व्यक्ति वोट डालने आ रहा है उसको लेकर के वो इंश्योर करते हैं और अपना वोट नंबर लिख करके सिग्नेचर करा के आपको आगे वोट भेज देते हैं कि ईवीएम में जाइए, अब अपने वोट को डालिए, प्रेस करिए। वो होता है फॉर्म 17A। और वो क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के पास रहता है। वो इलेक्शन कमीशन के पास हो गया, हमारे पास नहीं है कुछ भी, वोटर के पास कुछ नहीं है, जो कैंडिडेट है उसके पास कुछ नहीं है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद फॉर्म 17C आता है। फॉर्म 17C ये बताता है कि इतनी टोटल वोट कास्ट हुई है, इतनी टोटल वोट पड़ी है। ये मैं कैसे श्योर कर पाऊँ कि हमने जो वोट डाला है और जितने वोटर आए हैं उन सारे में से हम शामिल हैं कि नहीं है। इसका प्रश्न का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। हाउ कैन आई इंश्योर कि दिस माई वोट इज द कास्टिंग पर्टिकुलर्स सिंबल्स और पर्टिकुलर्स पार्टीज, इसका भी उनके पास जवाब नहीं है। हमने बोला कि अब ये कैसे मैं मानूं कि जितने लोग टोटल लिस्ट में आए हैं उन टोटल में से जितनी टोटल वोट निकल के आ रही है या कम है कि ज़्यादा है, इसी डिफरेंसेस को लेकर के तो पूरी सारी बातें चल रही हैं। तो उसका भी इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी दलील है, ना कोई जवाब नहीं स्पष्ट दे पाया है। मैं आपसे अंतिम में यह बोलना चाहता हूं पूरे भारत देश की जनता को, ईवीएम मशीन में जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी किया है, जो जवाब दिया है, पूरे भारत देश सम्मुख दर्शक होकर के सिर्फ देख रहा है। पर यदि बाई द वे, मैं आप लोगों के माध्यम से, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से हमें काफ़ी चीज़ें रिलीफ मिलेंगी, पर यदि बाई द वे 1% मान के चले कुछ निगेटिविटी आती है तो इससे बेहतर और अच्छा प्रदर्शन करके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में और बेहतरीन तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग फिर से आएंगे और इसी चुनाव को अच्छे से करने के लिए और बेहतर प्रयास करेंगे। पर अभी हमें पूरा भरोसा है कि ऑनरेबल इसको इसी चुनाव में हो सकता है कि सेकंड फेज के पहले निर्णय दे दे और सब में 100% वीवीपैट वेरीफाइड करके, चुनाव को क्रॉस वेरीफाइड करके ही काउंट कराया जाए। बैलेट बॉक्स से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी जो वीवीपैट की पर्ची की बात कर रहा हूँ उससे वो वेरीफाइड कर ले, उसके बाद वो सर्टिफिकेट जारी करें। ये मेरी लास्ट प्रेयर है और आखिरी भी है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो यही सवाल जो खड़े हो रहे थे, लगातार 2 सुनवाई हुई, 16 अप्रैल और 18 अप्रैल को। सुनवाई में क्या क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने के जो जज हैं उन्होंने चुनाव आयोग से क्या सवाल पूछे, जो तमाम वकील थे जिन्होंने याचिका दायर की थी उनके क्या सवाल थे, सारी चीज़ें नरेंद्र मिश्रा जी ने आपको बताई। अब बात आकर यहीं पर रुक जाती है कि क्या आने वाले चरणों के बाद चुनाव आयोग कोई सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला सुना सकता है कि वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान होगा और उसके बाद ही रिजल्ट जारी किए जाएंगे। ये देखना होगा। लगातार मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई हो रही है और देश भर से तमाम जो क्षेत्रवासी हैं, जो देश की जनता है, वो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। और अगर ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस दौरान इस देश में चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव कितने निष्पक्ष हो रहे होंगे ये आप भली बात ही जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।